यह अरबपति महिलाओं की सूची में हो गई। आज के समय में जो कन्फे की कुल संपत्ति में 30 से अधिक बड़े औद्योगिक कारखाने और इनमें तकरीबन 1 लाख लोग काम भी करती हैं। जो कन्फे का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ। परिवार में कोई आय का साधन न होने के कारण उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जो कन्फे को मात्र 16 वर्ष की आयु में ही स्कूल में पढ़ाई छोड़कर आय अर्जन के लिए एक कारखाने में काम भी करना पड़ा। जब काम करने की शुरुआत की तो वह फैक्ट्री कांच के लेंस बनाने की थी। दिन भर फैक्ट्री में काम करने के बाद विद्यालय की सायकालीन कक्षाओं में अकाउंटिंग और फायर सेफ्टी के विषयों का अध्ययन करती थी। निम्न वर्गीय परिवार से होने के कारण भी जो कन्फे भले ही विद्यालयी शिक्षा प्राप्त न करने सकी, मगर उनमें पढ़ने की भूख अभी जीवित थी, जो कि सोच और नजरिया हमेशा दूसरे लोगों से भिन्न था। जब बचपन में उनके साथ शहरी संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, तो वह स्वयं के किस्मत को बुरा समझने की बजाय जो कन्फे मेहनत और लगन के दम पर अपने भविष्य को बदलने का सपना देखा करती थी। जब जो मात्र 22 वर्ष की थी तो उन्होंने मजदूरी से मिले पैसों से स्वयं की एक कंपनी खरीदी की। वह जिस कार्य को पिछले 6 सालों से करती आ रही, उसी में जो ने गड्ढियों के कांच और लेंस बनाने की कंपनी शुरुआत की। अपनी पहली कंपनी खोलने के ठीक 10 साल बाद 2003 में जो कन्फे मोटोरोला मोबाइल कंपनी से बिना स्क्रैच के ग्लास लेंस बनाने का ऑर्डर मिला। इस बड़े प्रोजेक्ट में सफलता के बाद वर्ष 2007 में आईफोन के पहले संस्करण के लिए इसी प्रकार के ग्लास लेंस बनाने का ऑर्डर मिला। जिंदगी भर कुछ न कुछ नया सीखते रहने वाली जो कंपनी कुछ ही प्रोजेक्ट में काम करने के साथ ही एक बेहतरीन ग्लास लेंस निर्माता कंपनीज में शुमार हो गई थी। चीनी महिला उद्योगपति जो कन्फे कहानी प्रत्येक युवा कारोबारी के लिए मन में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की सीख हमेशा देती है। अपनी बचत की कमाई से कारोबार की शुरुआत करने वाली जो कन्फे आज कामयाबी के शिखर पर है। अपनी लगन मेहनत और विश्वास के दम पर ही इन्होंने सब कुछ हासिल किया था। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे सफल बिजनेसमैन की कहानी बताने वाले हैं जो आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से भर देगा। एक ला डीएच का 17 साल की उम्र में मुंबई खाली हाथ आया था। वह अपनी मेहनत और जुनून के बल पर एक सफल बिजनेसमैन बना और आज करोड़ों की कंपनी का मालिक है। उस व्यक्ति का नाम है प्रेम गणपति। जिसके बाद वह व्यक्ति प्रेम गणपति को लेकर मुंबई आ गया। उस समय प्रेम गणपति की उम्र मात्र 17 साल की थी। मुंबई की भीड़-भाड़ के कारण प्रेम गणपति जब बांद्रा स्टेशन पर पहुंचे तो वह उस व्यक्ति से अलग हो गए। बहुत ढूंढने पर भी वह व्यक्ति प्रेम गणपति को नहीं मिला। उस समय उन्हें सही से हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी। वहीं पर प्रेम गणपति की मुलाकात एक तमिल व्यक्ति से हुई। जिसको प्रेम गणपति ने सारी बात बताई तो उस व्यक्ति ने प्रेम गणपति को कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तमिलनाडु की टिकट करा देता हूं, जिससे तुम वापस अपने घर पर जा सकते हो। पहले तो प्रेम गणपति को काफी सुकून मिला कि कम से कम वह अपने घर तो पहुंच जाएगा, लेकिन प्रेम गणपति ने सोचा कि वह अपने घर वापस जाने के लिए थोड़ी आया है। माना कि जो व्यक्ति ने उसे लेकर आया है वह व्यक्ति उससे बिछड़ गया, लेकिन वह मुंबई में काम करने और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आया है। तब प्रेम गणपति ने उस क्या देखना पड़ रहा है? अब मैं वापस अच्छा है, मैं अंधा हूं। चाहता मैं मुंबई में रहकर ही कोई काम ढूंढकर काम करूंगा। इसके बाद प्रेम गणपति ने मुंबई में काम ढूंढना शुरू किया। शुरू में किसी ने अभी मजा आएगा ना भिड़ो पर नहीं रखा, लेकिन काफी ढूंढने के बाद प्रेम गणपति को एक बेकरी में बर्तन धोने का काम मिला। प्रेम ने बेझिझक वह काम किया और कुछ समय के बाद प्रेम वहां से काम छोड़कर टी शॉप पर वेटर के रूप में काम करने लगे। टी शॉप में काम करते करते प्रेम गणपति को कस्टमर सर्विस का काफी एक्सपीरियंस मिला, जिसका उन्होंने बाद में काफी फायदा उठाया। प्रेम गणपति चाय की दुकान में आने वाले कस्टमर से बहुत अच्छे से पेश आते थे, जिसके कारण उस दुकान में कस्टमर आने बढ़ गए और सभी कस्टमर प्रेम गणपति को कस्टमर बहुत टिप देते थे।
उसी चाय की दुकान में एक कस्टमर आता था। उसने प्रेम की कस्टमर सर्विस से खुश होकर एक टी शॉप खोला और प्रेम गणपति को पार्टनर बनाया। प्रेम गणपति की लगन और मेहनत से वह बिजनेस भी चलने लगा, जिसके बाद उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा कि बिजनेस में सभी पैसे उसने लगाए हैं तो वह प्रेम गणपति को आधा पैसा क्यों दे। इसलिए उसने प्रेम गणपति को बिजनेस से निकाल दिया। इसके बाद प्रेम गणपति वापस बेरोजगार हो गए और काम की तलाश में थे। तब प्रेम गणपति ने सोचा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुझ में इतना विश्वास रखता है कि मैं उसका बिजनेस चला सकता हूँ, तो मुझे खुद के ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए। प्रेम गणपति ने इसी विश्वास के साथ 1000 रुपए की अपनी जमा पूंजी से मुंबई के वासी में अपना इडली डोसा का स्टॉल लगाया। प्रेम गणपति की मेहनत से वह स्टॉल बहुत चलने लगा। इडली डोसा स्टॉल से उनकी काफी कमाई हो रही थी, लेकिन रोड पर स्टॉल होने के कारण नगर परिषद के लोग उसे काफी परेशान करते थे। इसलिए प्रेम गणपति ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम प्रेम गणपति साउथ इंडियन फास्ट फूड रखा, जिसका नाम बाद में बदलकर डोसा प्लाजा रख दिया। वह रेस्टोरेंट भी थोड़े समय में अच्छा चलने लगा, जिसमें प्रेम गणपति ने काफी स्टाफ रखा। उन्हें किसी व्यक्ति ने बताया कि पास में एक सेंट्रल मॉल खुल रहा है और उसमें एक आउटलेट खोलने का सुझाव दिया। मॉल बनवाना उस समय प्रेम गणपति के लिए आउटलेट खोलना काफी महंगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मॉल में अपना आउटलेट खोला। यह आउटलेट इतना अच्छा चला कि प्रेम गणपति को बहुत से लोग जानने लगे। लोग बहुत दूर दूर से इडली डोसा खाने प्रेम गणपति के रेस्टोरेंट और आउटलेट में आने लगे। प्रेम गणपति ने अपने इडली डोसा में काफी बदलाव किए और इडली डोसा में पनीर, नूडल और अलग अलग तरह की चटनी के साथ बनाने लगे। ऐसा इडली डोसा लोगों ने पहले कभी नहीं खाया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। प्रेम गणपति ने अपने खाने की वैरायटी के साथ ब्रांडिंग को जोड़ दिया। लोगों के द्वारा बहुत अच्छे रिस्पांस के कारण उन्होंने 5 साल के अंदर ही 36 आउटलेट खोल दिए। अब लोग उनके रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने डोसा प्लाजा के आउटलेट इंडिया के साथ विदेश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अबू धाबी, दुबई, यूएस, यूके और कतर में भी खोल दी। अब उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत के कारण एक छोटे से गांव से निकलकर एक सफल बिजनेसमैन बने। वह अपनी किस्मत के भरोसे नहीं रहे और अपनी मेहनत के बल पर एक सफल व्यापारी बने। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको भी किस्मत के भरोसे न रहकर अपने हाथों से मेहनत के द्वारा अपनी किस्मत को बदलना चाहिए। यह कहानियां आपको जीवन में कभी भी हार न मानने और कम पैसों के बावजूद कैसे एक बड़े बिजनेस की नींव रखी जाती है समझने में मदद करेंगी। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग जहां करियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं, वहीं प्रतीक दोषी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे, जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वह कौन सा बिजनेस करेंगे, क्योंकि उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वे अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। बरसात के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचते घर जा रहे थे, तब उनकी नजर अचानक छतरी पर जाकर रुकी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि सभी लोगों के पास सिर्फ काले और हल्के रंगों की ही छतरी है। छतरी में किसी भी तरह की कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों के इन छतरी को देखते हुए उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने सोचा क्यों ना डिजाइन और प्रिंट वाले छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि ये बिजनेस कोई नहीं कर रहा है तो उनका ये बिजनेस पूरी तरह यूनिक होगा। इस आइडिया को सोचकर प्रतीक बहुत खुश हो गए और वह अपने घर गए। अपने घर जाकर जब उन्होंने अपना ही आइडिया अपने परिवार को बताया, तब उनके परिवार ने उनसे कहा कि क्या तुमने छतरी बेचने के लिए इतनी पढ़ाई की है? घर वालों को प्रतिक्रिया देखकर प्रतीक जरूर निराश हुए, लेकिन तब तक प्रतीक के मन में यह आइडिया पूरी तरह बस चुका था। उन्हें सिर्फ किसी भी हालत में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था।
जब प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, उनके दोस्त उनके घर आकर उनसे पूछते थे कि भाई तू क्या कर रहा है। तो प्रतीक जवाब में कहते थे कि मैं अपना छतरी का बिजनेस करना चाहता हूं। अपनी छतरी बिजनेस के लिए उन्होंने डिजाइनर से डिजाइन तैयार करवाए, लेकिन जब उन्होंने यह डिजाइन पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके डिजाइन को पब्लिश करने के लिए नहीं माने, क्योंकि इंडिया जैसे देश में नई नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसीलिए कोई भी प्रतीक के डिजाइन को पब्लिश करने के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाते रहे। 11 पब्लिशर ने उनके डिजाइन को बेकार बताकर उनकी डिजाइन छतरी पर प्रिंट और उसकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन 12वीं पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रतीक के डिजाइन को प्रिंट कर दिया और फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर वड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई सारे डिजाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने सिर्फ 800 छतरी ही बेचे थे। फिर उनके किसी दोस्त के बताने पर उन्होंने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस पर अपना पूरा हाथ पैर मार लेना चाहते थे, ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह का कोई पछतावा ना रहे। प्रतीक कहते हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए 18 घंटे काम करते थे। वो कहते थे कि उस समय रावण की तरह उनके भी 10 सर थे, एक डिजाइनिंग में तो दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो सभी चीजों को संभाल रहे थे। अपने बिजनेस को ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था कि कोई उनकी छतरी खरीदेगा भी है नहीं। इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि प्लीज आप एक छतरी खरीद लीजिएगा, ताकि मुझे तसल्ली रहेगी मेरी एक छतरी बिक गई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया और लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला, तो उनकी छतरी की सेल काफी ज्यादा बढ़ गई। कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों से उनकी छतरी की बहुत डिमांड की गई। सिर्फ 2 सप्ताह में वे अमेज़न के छतरी बेचने वालों में बेस्ट स्तर की सूची में शामिल हो गए। इस तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उनका यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने उनका साथ नहीं दिया और कई महीनों तक बिना किसी उम्मीद के मेहनत करने के बाद उन्हें वह मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। बिजनेस और सक्सेस ऐसे ही होती है। इसमें व्यक्ति को एक सही आइडिया पर लगातार काम करना होता है और उनकी मेहनत रंग जरूर आती है। मतलब अगर आप मैंने देर मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी भी पानी में नहीं जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अभिषेक किंग